हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था। अब मैं बात करूँगा 7 क्रिस्टल सिस्टम की, 7 क्रिस्टल तंत्र की। मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट सेल होती है उसके 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें मैंने बॉन्ड लेंथ ABC और बॉन्ड एक्सिस अल्फा बीटा गामा आपको बताए थे। और उस टाइम पे मैंने एक बात कही थी कि इसके बेस पे मैं आगे चल के 7 क्रिस्टल तंत्र बनाने वाला हूँ। तो उसी के बेस पे हम आज क्या बनाने वाले हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाने वाले हैं अल्फा बीटा गामा और ABC के बेस पर। नोट्स के लिए मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, कई बार बताया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको। और डाउट के लिए ईमेल आईडी पर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की। ठीक है, अभी 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम कैसे इनको बनाते हैं और कैसे कैसे इनकी वैल्यू हमें ध्यान में रखनी होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बात करते हैं क्या इससे क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, उसमें आपको पूछा गया था जो त्रिंताक्ष होते हैं उनकी अक्षीय लंबाई क्या होती है और उनके अक्षीय कोणों के मान क्या होते हैं, तो वो इसी के बेस पर क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस तो होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम बने हैं वो पैरामीटर के बेस पर ही बनते हैं। मतलब किसी की बॉन्ड लेंथ A=B=C हो जाएगी, किसी का एंगल α=β=90 हो जाएगा, और उसके बेस पर हम क्या बनाते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। तो क्या सिस्टम बनाना जरूरी है, तो सिस्टम बनाना तो जरूरी नहीं है, लेकिन वैल्यू याद रखना और वो कौन सा सिस्टम है वो याद रखना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ रही बात, क्योंकि भाई ये 2 डायमेंशन है और 2D में अगर मैं 3D ड्रॉ करने जाऊंगा विद एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल और एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ, तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं करेक्शन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है उस चीज को ड्रॉ करना, इसलिए ड्रॉ करने के लिए नहीं कहता है कभी आपको, लेकिन उसकी वैल्यू के बेस पर क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में। सबसे पहले यहाँ पर आप क्रिस्टल तंत्र लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट आप क्रिस्टल तंत्र लिखोगे, कौन सा क्रिस्टल तंत्र है, उसके बाद उसकी अक्षीय लंबाई लिखोगे। अक्षीय लंबाई के बाद आप लिखोगे अक्षीय कोण। अक्षीय कोण के बाद उसमें संभव विविधताएं या संभव यूनिट सेल कौन कौन सी हैं, तो हम इसको संभव विविधताएं लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल भी हम लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ऐसे हम क्रिस्टल तंत्र, अक्षय लंबाई, अक्षय कोण, संभव विविधताएं कौन कौन सी हैं और उनके नंबर कितने आते हैं। संभव विविधताएं का मतलब यहाँ पे वही है कि कौन कौन से पॉसिबल यहाँ पर यूनिट सेल बन सकती हैं इन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घनीय सिस्टम से। भाई अगर हमें कोई घनीय सिस्टम बनाना हो तो उस घनीय सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या उसकी बॉन्ड एक्सिस होंगी और क्या क्या उसकी बॉन्ड एक्सिस के लेंथ और बॉन्ड एक्सिस के एंगल होने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं, एक घनीय सिस्टम में A=B=C, यानी कि जो तीनों अक्षीय लंबाई होती है या तीनों अक्षों की जो लंबाई होती है XYZ एक्सिस की, वो इक्वल होती है। A=B=C। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा लेक्चर देख लेना जिसमें मैंने आपको पैरामीटर्स के बारे में बताए हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा था ये पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे α=β=γ=90, यानी कि इसके तीनों एक्सिस के जो एंगल होते हैं
एक्स वाई जेड अक्ष के जो कोण होते हैं तीनों के बीच के, उन कोणों की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों अक्षों की लंबाई इक्वल हो और तीनों अक्षों के बीच का कोण इक्वल हो और इक्वल भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ क्या ये सिस्टम बन सकता है, तो 2D में इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी एकदम ट्राई कर लेते हैं भाई। घनीय सिस्टम क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, हम ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं, है कि नहीं है। देखो दिखने में तो ये घन दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर इस एक्सिस को देखो और इस एक्सिस को देखो और इस एक्सिस को देखो, तो ये वाली एक्सिस थोड़ा छोटी पड़ जाएगी। और अगर आप इसकी लेंथ को इक्वल करने जाओगे तो कहीं ना कहीं एंगल में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। तो 2D में 3D ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इस चीज को तो भूल जाओ कि आपको ये पूछेगा। आपसे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब संभव विविधताएं कौन कौन सी है भाई, वो यूनिट सेल जो घनीय सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं वो है आपकी SCC, BCC और FCC, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे मिलेंगे, तो मैं टेक्निकली अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो मैं इसके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है जो एकदम ड्रॉ किए गए हैं, कंप्यूटराइज होते हैं, उसको मैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको दिखा दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास है। अगर आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वहाँ पे आप 7 क्रिस्टल सिस्टम की इमेज को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंपेयर टू यहाँ पे ड्रॉ करने के, मेरे हिसाब से तो, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि पूरा बॉन्ड एंगल के साथ ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप इसको सिस्टम देखने हैं तो आप इसको कंप्यूटराइज जो होते हैं ड्रॉ किए गए उनको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बता चुका हूं, इसके बेस पे ही पूछता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी, देखो 1, 2 और 3, है कि नहीं है। मैं SCC बना सकता है, BCC बना सकता है, FCC बना सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल 3 हो गए आपकी। घनीय के बाद सेकंड आता है आपका द्विसम लंबाक्ष। क्या आता है, द्विसम लंबाक्ष। अब द्विसम लंबाक्ष में क्या होता है कि A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि A की जो लेंथ है वो B के इक्वल होगी, यानी कि जो x एक्सिस है उसकी लेंथ y एक्सिस के इक्वल हो सकती है, बट ये वाली जो लेंथ होती है जिसको मैंने C से डिनोटेड किया था, आप देख लेना एक बार पैरामीटर, वो वाली लेंथ आपकी इक्वल नहीं होगी। और इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये दो यूनिट सेल जो होती हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और वो है आपकी SCC और BCC। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो गई इसमें, 2। इसके बाद थर्ड वन आता है आपका विषम लंबाक्ष। देखो विषम लंबाक्ष में क्या होता है कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा सिस्टम जिसमें A B C जो तीनों की तीनों लेंथ हैं, तीनों के तीनों की एक्सिस की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है एक दूसरे के। बॉन्ड एंगल इक्वल होता है वो भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। देखो कितना इजी है याद करना, पहले में A B C इक्वल है, दूसरे में A B इक्वल है बट C इक्वल नहीं है, तीसरे में तीनों इक्वल नहीं है, और एंगल तो फिक्स है 90 90 90। तो घनीय द्विसम लंबाक्ष और विषम लंबाक्ष तो ऐसे याद हो जाएगा। और इसमें हम बात करें कौन कौन सी यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं, तो SCC एग्जिस्ट करती है, BCC एग्जिस्ट करती है, FCC भी एग्जिस्ट करती है, और साथ साथ में ECC भी एग्जिस्ट करती है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर हम कहें तो कितनी हो गए, यहाँ पे 4 हो गई। विषम लंबाक्ष के बाद फिर समन्ताक्ष आ जाता है। क्या आ जाता है, फिर समन्ताक्ष। अब फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। फिर समन्ताक्ष में भी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है, बट यहाँ पे देखना कि जो त्रिसमन्ताक्ष होता है उसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, बट वो 90 के इक्वल नहीं होता है।
मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका त्रिसमांताक्ष कहलाएगा। और इसमें केवल और केवल एक ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है एससीसी। तो हम लिख सकते हैं ये आ गया आपका 1। त्रिसमांताक्ष के बाद आता है आपका षटकोणीय। हेक्सागोनल कल बताई थी मैंने। इसमें क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो कितना इजी ना, ए बी सी इक्वल है, फिर ए बी सी के इक्वल नहीं है, फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। सेम आ रहा है ना। अल्फा और बीटा के जो एंगल होते हैं वो तो 90 डिग्री होते हैं, बट जो गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। आपने देखा होगा षटकोण में ये वाला स्ट्रक्चर देखा है ना, तो ये वाला जो एंगल होता है ये कितना डिग्री का होता है? आपका 120 डिग्री का। ठीक है। ये भी आपका एससीसी में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉरी, मतलब इसमें जो यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है वो केवल एससीसी करती है, इसमें एग्जिस्ट करती है, ये नहीं, इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो षटकोण में केवल एक ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है, वो है आपकी एससीसी। षटकोणीय के बाद आ जाता है आपका एकंताक्ष। एकंताक्ष में a is not equals to b is not equals to c, alpha is equals to gamma is equals to 90 degree, but beta is not equals to 90 degree। अब देखो कितना इजी हो गया है। a is equal to b is equal to c, a is equal to b but b is not equal to c, a is not equal to b is not equal to c, फिर यही रिपीट हो गया। a is equal to b is equal to c, a is equal to b is not equal to c and a is not equal to b is not equal to c। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है? तो एससीसी और एक ईसीसी एग्जिस्ट करती है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाती है? 2। और एक लास्ट जो आपका बचता है वो है आपका त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में देखो ताक्ष लग गया ना अगर लास्ट में, जैसे एकंताक्ष त्रिंताक्ष, तो ताक्ष देखते ही आप लोग इन दोनों में लिख देना कि इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये दोनों सेम होता है। यहाँ पर एक और चीज है, इसका एंगल अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। देखो इनमें तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, और उनमें से कोई भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, और ये भी केवल एससीसी में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी आ गई? 3 2 5 4 9 1 10 11 और 2 13 और 1 14। इन 14 यूनिट सेल को, इन 14 क्रिस्टल तंत्र जो यहाँ से बन करके आए हैं, इनको हम ब्रेविस लैटिक्स भी कहते हैं, ब्रेविस जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक। ठीक है, तो अब देखो अगर आपसे पूछ भी ले, देखो ये वैल्यू अगर आपको पता है और अब आपसे पूछ भी ले कि भाई ऐसा क्रिस्टल तंत्र तैयार कीजिए जिसका एक्सिस लेंथ जो है एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और एंगल जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वो कौन सा सिस्टम होगा? तो आप घनिया लिख सकते हो। देखो इसमें एक चीज है कि अगर आपका डायग्राम ड्रॉ करने के बाद भी इक्वलिटी नहीं आ रही है उसमें, मतलब आपको लग रहा है कि वो एंगल नहीं आ रहे हैं सही जो आने चाहिए, तो भी कोई बात नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। इतना ही काफी होता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बनाना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इनकी वैल्यू है। अब आपने बना तो दिया, वैल्यू पता ही नहीं है, तो वहां नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। समझ में आ रही बात? फिर भी बनाने का क्वेश्चन नहीं आता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन आ चुका है इसमें से त्रिंताक्ष के लिए। और त्रिंताक्ष में आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मैंने क्रिस्टल सिस्टम बनाया है, जिसको मैंने आपके नोट्स में भी लिखा है,
ठीक है, यहाँ पर अब आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, ध्यान में रखिए, और इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन बनता है आप उसको सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने आपको त्रिंताक्ष पूछ लिया है, ये आपके 2017 क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निबिड़ संकुलन की। अभी निबिड़ संकुलन क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें क्या होता है, जो अवयवीकरण होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच की जो वर्ड्स हो वो बहुत कम रह जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के ठोसों में जो अवयवीकरण होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच का जो स्पेस है, जो वर्ड्स हैं, जो रिक्तिका है, वो बहुत कम हो जाए। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। तो ठोसों मतलब कंप्लीटली है कि जो सॉलिड में अभी भी कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, और वही व्यवस्था उनकी क्या कहलाती है, निबिड़ संकुलन कहलाती है। तो किसी भी सॉलिड को अगर हम बना रहे हैं तो उसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम 3 स्टेप लेते हैं। वन डायमेंशन से स्टार्ट करके हम कहाँ तक पहुंचते हैं, 3 डायमेंशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अवयवीकरण होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि अगर उनके केंद्र को मिला दिया जाए तो उनके केंद्रों को मिलाने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, मतलब सीधा सीधा 1 डायमेंशन प्राप्त होता हूं। तो अगर अवयवीकरण 1 डायमेंशन में हमने रखे हुए हैं तो वो आपका एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। जैसे ये रखे हुए, तो अब देखो इन अवयवीकरणों के केंद्रों को मैं अगर मिला दूं तो इन अवयवीकरणों के केंद्रों को मिलाने पर एक सीधी रेखा बन रही है। थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधी समझ लेना इसको, ठीक है। तो 1 डायमेंशन हमें प्राप्त हो रहा है। तो अगर अवयवीकरणों के गोलों के केंद्रों को हम मिला दें तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है वो क्या कहलाता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा प्रत्येक पार्टिकल का, तो देखो इस पार्टिकल को देख लो, इससे 2 पार्टिकल जुड़े हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसको देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई भी अवयवीकरण डायरेक्टली कितने अवयवीकरणों से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें 2 से जुड़ा है, इसमें 2 से जुड़ा है, ये भी आपके 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 से जुड़ा होगा, आगे भी तो होंगे ना। तो यहाँ पर कंप्लीटली मैं बात कहूँ कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, तो आप कहोगे किसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज पूछ सकता है आपसे कि क्या इसमें कोई वर्ड्स होते हैं। देखो मैंने जो पार्टिकल लिखे हैं वो ऐसा लग रहा होगा आपको कि चिपके हुए हैं, लग रहा क्या, मैंने ऐसा लिख ही दिया है, वैसे तो चिपके चिपके से ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका, इनके बीच में भी थोड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, और उसी रिक्तिका को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते हैं कि उनके बीच स्पेस ही ना रहे, थोड़ा सा स्पेस तो रहता है। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं जितने आपके पास पास होते हैं उसकी संरचना उतनी ही ज्यादा निबिड़ संकुलित होती है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ वर्ड्स रही जाती हैं, ठीक है। जैसे इस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि भाई एक लीनियर रूप से हमने इसको व्यवस्थित किया ना, तो इनके बीच की जो वर्ड्स होगी उसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर वर्ड्स ही कहेंगे, या हम क्या कह सकते हैं, रेखीय रिक्तिका कह सकते हैं।
अब वन डायमेंशन से ही हम टू डायमेंशन में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पैटर्न को लिखूं तो इस पैटर्न को मैं लिख सकता हूं ए पैटर्न, ठीक है। माना कि मैंने इसको ए पैटर्न कह दिया, भाई एक ही तो पैटर्न है तो इसको मैंने ए पैटर्न कह दिया। अब ये ए क्या है, बी क्या है, ये आपको अभी आगे समझ में आएगा क्यों मैं इसको ए पैटर्न कह रहा हूं, ठीक है। एक विमीय निविड़ संकुलन से हम द्विविमीय निविड़ संकुलन में जा सकते हैं, ठीक है। अब द्विविमीय निविड़ संकुलन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन और एक होता है षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वन डायमेंशन वाला जो मैंने आपको निविड़ संकुलन बताया था, उस वन डायमेंशन वाले निविड़ संकुलन में यदि हम वो पंक्ति मान लेते हैं उसको, है ठीक है। अब उस एक पंक्ति के नीचे हम दूसरी पंक्ति को रखेंगे, दूसरे के नीचे तीसरी को रखेंगे, तीसरे के नीचे चौथी को रखेंगे। तो यदि पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रख दिया जाए कि उनके गोलों के केंद्र एक सीधी रेखा बनाते हैं, समझ में आ रही बात। भाई पहली पंक्ति कैसी थी, एक विमीय निविड़ संकुलन की ऐसी थी ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस पंक्ति के नीचे इसके जैसी एक दूसरी पंक्ति हम रखें और वो पंक्ति इस प्रकार रखें कि इनके गोलों के केंद्र और उनके गोलों के केंद्र एक दूसरे के साथ क्या बनाते हो, एक सीधी रेखा बनाते हो। यानी कि वो गोले जो हैं इनके साथ सीधी रेखा में क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। तो उस प्रकार का जो निविड़ संकुलन होता है वो वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है। तो मैं बना के देख देता हूं, मतलब सीधा सीधा गोला इसके जस्ट नीचे रखना है, अब देखो इसमें अगर मैं इस पंक्ति को इस पंक्ति को और इस पंक्ति को जोड़ूं तो एक सीधी रेखा बन रही कि नहीं बन रही। जितना भी आप जाओगे, दाएं जाओ बाएं जाओ और इनके गोलों को केंद्रों को मिलाओ तो आपको क्या मिलने वाली है, एक सीधी रेखा मिलने वाली है। अब बात यह आती है इसको हम वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन ये है कि इसमें जो एक गोला है ना, कोई भी अवयवी कण जो है वो चार अवयवी कणों से डायरेक्टली जुड़ा है। जैसे मैं इसको देख लूं, ये वाला जो अवयवी कण है वो कितने से जुड़ा, देखो एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे डायरेक्टली जुड़ा है, एक इससे डायरेक्टली जुड़ा है। तो जो अवयवी कण चार अन्य अवयवी कणों से जुड़ा है, अगर उनके केंद्रों को हम मिला दें तो उनके केंद्रों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक स्क्वायर प्राप्त होता है, एक वर्ग प्राप्त होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, तो आपको पता है इसमें एक अवयवी कण चार अन्य अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा वो 4 बनेगा। अब मैं आपसे पूछूं भाई पैटर्न क्या होगा, तो देखो अगर ये ए पंक्ति है तो इसी के जैसे ये वाली पंक्ति भी है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी सेम है, ए हो जाएगा, ये भी सेम है कि नहीं। भाई जैसी पंक्ति ये है वैसी ये है, वैसी ये है वैसी ये, तो सारे के सारे जो पैटर्न होंगे वो ए हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर वर्ड्स की बात करें कि वर्ड्स आती है, रिक्तिका आती है, तो देखो ये वाली रिक्तिका आ रही बीच में ये, और ये रिक्तिका भी आपको कैसी दिख रही होगी, स्क्वायर जैसी। तो यहाँ पर वर्ग रिक्तिका आती है, तो रिक्तिका भी आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसको हम वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक अवयवी कण जिन चार अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है उनके केंद्रों को मिलाने पर हमें एक स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ अब हम देखते हैं षटकोण। तो षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि पहली पंक्ति के नीचे ये पहली पंक्ति है, इसके नीचे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखेंगे कि दूसरी पंक्ति के गोले जो हैं पहली पंक्ति के गोलों के गर्त में चले जाए। गर्त मतलब यहां,
अब आपको दिख रहा होगा पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के गोले, और दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति के गोले, और तीसरी पंक्ति के गर्त में चौथी पंक्ति के गोले। नजर आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो अब यहां पर अगर मैं कहूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनने वाला है, तो देखो कोई भी अवयवी कण पकड़ लो, जैसे मैंने इसको दिया, ये अवयवी कण देखो, एक इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, एक इससे जुड़ा है डायरेक्टली, एक इससे जुड़ा हुआ है, 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 और इन गोलों के केंद्रों को अगर मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद हमें क्या मिल रहा है? षटकोण मिल रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? षटकोण या द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ऑब्वियसली सी बात है, 6 से जुड़ा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अच्छा, इसमें वर्ड्स आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखो यहाँ पर वर्ड्स दो प्रकार की हैं, त्रिकोणी जैसे, ट्रायंगल जैसी है ना। ये देखो, एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका सिरा नीचे है और एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका सिरा ऊपर है। तो यहाँ पे दो टाइप की वर्ड्स आती हैं, एक में जो सिरा होता है वो ऊपर की ओर होता है और दूसरी वर्ड्स में जो सिरा होता है वो नीचे की ओर होता है। देखो यहाँ ऊपर की, यहाँ नीचे की ओर सिरा है और इसका ऊपर की ओर सिरा है कि नहीं? तो दो प्रकार की रिक्तिका यहाँ पर आती हैं। त्रिकोणी एक ही, मतलब रिक्तिका का नाम तो एक ही होगा त्रिकोणी, बट एक का सिरा ऊपर होगा, एक का सिरा नीचे होगा। तो अगर हम इसमें पैटर्न दिखने लग जाएं तो पैटर्न कैसे देखेंगे? देखो अगर मैं इसको ए पंक्ति मान लूं तो ये और ये सेम है? नहीं है, इसलिए बी हो जाएगी। अब ये पंक्ति और पहली वाली पंक्ति आपको सेम नजर आ रही होगी, इसलिए ये पंक्ति आपकी ए हो जाएगी, और दूसरी और चौथी आपको सेम नजर आ रही होगी, इसीलिए ये बी पंक्ति हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसमें जो पैटर्न होता है वो किस टाइप का होता है? ए बी टाइप का पैटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन समझाऊंगा। द्विविमीय से हम त्रिविमीय कैसे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है आज के लेक्चर में? एक तो मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए हैं, उसमें वैल्यू आपको याद रखने, एंगल याद रखने। ठीक है, और आज का तो याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद हो ही गए होंगे आपको। थैंक यू।